प्रश्नावली 1A अभी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो देखिए पहला है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो पहला में देखिए सत्य लिखेंगे। अब देखिए पहला का आंसर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। देखिए कैसे, पूर्णांक क्या होता है, तो इसको हम समझाने के लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए पूर्णांक के लिए हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए संख्या रेखा पे जितना नंबर है सब पूर्णांक है, ठीक है। यही सबसे आसान तरीका है पूर्णांक को समझने के लिए। तो देखिए संख्या रेखा पे 0 देते हैं बीच में, दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या और बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या। तो देखिए ये अनंत तक बढ़ते रहेगा दोनों तरफ, ठीक है। कहीं न धनात्मक संख्या का कोई अंतिम है, ना अंतिम छोर है, ना ही ऋणात्मक संख्या का कोई अंतिम छोर है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे से कोई नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी 0 1 2 कोई भी, मान लीजिए 0 ही लेते हैं, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है, क्योंकि 0/1 0 ही होता है। मान लीजिए -1 लेंगे तो -1 के नीचे भी 1 ही है, क्योंकि हर में कुछ नहीं है तो 1 होता ही है, ठीक है। क्योंकि 1 से भागा देंगे तो वही संख्या, देखिए 1 से इसको भागा देंगे तो -1 ही हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सत्य होगा। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसके हर में बस 0 ना हो, ठीक है। परिमेय संख्या भिन्न संख्या को कहते हैं, कोई भी भिन्न ले लीजिए, मान लीजिए 4/5, तो उसका हर में देखना है कि बस 0 ना हो, ठीक है, वही परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए -2/3, तो हर उसका सिर्फ 0 नहीं हो, बाकी सब क्या होगा, परिमेय संख्या, ठीक है, हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसीलिए सत्य होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी है। अब देखिए बी में, तो ये सब सिर्फ हम समझाने के लिए बताए थे, आप सिर्फ ये आंसर लिखिएगा सत्य। अब देखिए बी में, तो बी में कह रहा है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, तो इसमें भी सत्य होगा, क्योंकि अभी हम बताए आपको कि कोई भी भिन्न जो होता है वो उसके नीचे हर में 0 नहीं होता है, ठीक है। भिन्न का मतलब है कि उसके हर में जो है 0 नहीं है, तो वो सब क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या का भी यही रूल है कि उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए सी में, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सी में भी सत्य ही होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्य। अब देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होता है ये भी आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पे 1 से शुरू होता है, गिनती वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, जहां तक भी जा सके अनंत तक, ठीक है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, जहां तक भी आप गिन सकें, ये सब हो गया प्राकृत संख्या। 1 से शुरू हो, यानी गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से, कोई भी चीज गिनना हो तो 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सबको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, बस जो भी प्राकृत संख्या 0 के साथ हो, 0 बस आगे लगा दें, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। 0 के साथ प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए प्राकृत संख्या जो भी है वो सब पूर्ण संख्या ही होगा, क्योंकि 0 के साथ हो तो पूर्ण संख्या ही हो जाएगा सब। देखिए अब 0 के साथ 1 भी पूर्ण संख्या है, 0 के साथ 2 भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सी में भी सत्य ही होगा। अब देखिए डी में, डी कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो डी में लिखेंगे असत्य, क्योंकि देखिए पहले हम लिख देते हैं इसका आंसर असत्य, ठीक है। पहले आप सिर्फ इसका आंसर लिखिएगा, ये सब सिर्फ हम आपको समझा रहे हैं। डी में असत्य होगा, क्योंकि देखिए प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्णांक मतलब कोई भी आ गया, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 ही आया, ठीक है, या 2 ही आया, तो अकेले 2, सिर्फ हम 2 को कहें कि 2 ये पूर्ण संख्या है, ये नहीं होगा, हमेशा पूर्ण संख्या होगा साथ में, देखिए 0 के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए असत्य होगा।
ये नहीं कि सिर्फ हम 5 को ले लिया और कहें कि 5 एक पूर्ण संख्या है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या बिना जीरो के पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। डी में हो गया असत्य। अब देखिए ई में, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ई में भी असत्य होगा, ठीक है। क्यों होगा देखिए, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए ई में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो जीरो देखिए पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है ये, इसीलिए असत्य होगा, ठीक है। जीरो को हम प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। अब देखिए एफ में, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो एफ में भी असत्य होगा, ठीक है। तो एफ में हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि देखिए जैसे कोई भी हम परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए कि 4/5, ठीक है, यह सिर्फ हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। 4/5 हम परिमेय संख्या ले लिए, तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक में तो कोई भिन्न नहीं है। देखिए पूर्णांक हम अभी आपको बताएं कि ये सब पूर्णांक है, जो भी संख्या रेखा पे आता है, जीरो भी पूर्णांक ही है लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। जीरो के इधर दायां तरफ सब धनात्मक पूर्णांक है, जीरो के बायां तरफ सब ऋणात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या तो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी अंश और हर दोनों होना चाहिए, बस हर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा कभी, क्योंकि पूर्णांक तो बस बिना, देखिए परिमेय संख्या 4/5 भी है, तो 4/5 यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है नहीं, तो इसीलिए ये असत्य होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है परिमेय संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर। तो इस तरह हमको देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ, इसमें भर देना है बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा अंत में। तो देखिए दूसरा का ए है 2/3, -1/2, 0, 5/6। तो इसको क्या करना है हमको, देखिए बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, हम पहले हम देख के ही पता कर लेंगे। तो देखिए जो ऋणात्मक होता है वो सबसे छोटा होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे -1/2, ठीक है, सबसे छोटा हुआ। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 0, तो जो ऋणात्मक संख्या है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है 0, तो हम यहाँ पे 0 भर देंगे। अब देखिए 5/6 हो गया और 2/3, तो ये दोनों का तो काम खत्म हो गया। देखिए ये दोनों तो हम लिख लिए हैं, अब बस 5/6 और 2/3 को देखेंगे। तो देखिए तिरछा गुना करके हम चेक करते हैं कि कौन बड़ा है, तो 5 या 15 आ रहा है। देखिए तिरछा गुना में 5 × 3 आ रहा है 15, तो इसके ऊपर मान लीजिए 15 आ रहा है, ठीक है। देखिए 5 या 15, तो इसके ऊपर आ रहा है, ये ऊपर वाला गुना को हम देखते हैं, तो 5 या 15 यहाँ पे आ रहा है, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 आ रहा है। देखिए ऊपर वाले गुना से हम लेते हैं, 2 × 6 12 यहाँ पे आ रहा है, 5 × 3 15 यहाँ पे आ रहा है। तो ये बड़ा हुआ सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 12, तो सबसे बड़ा को हम यहाँ पे लिख देंगे, और इससे जो छोटा है वो 2/3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। देखिए ये हो गया बढ़ते हुए क्रम का आंसर, -1/2, फिर 0 से बड़ा है, फिर 0 से बड़ा है 2/3, फिर 2/3 से बड़ा है 5/6। अब देखिए बी में, तो बी में कह रहा है कि घटते हुए क्रम में लिखे, तो इसको हमको घटते हुए यानी सबसे बड़ा को यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और सबसे छोटा को यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो वो यहाँ पे पहले लिखेंगे, क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए तिरछा गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8, यहाँ यानी देखिए यहाँ पे पहले ये दोनों करते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 तिया 15, तो यहाँ पे 15 आ रहा है, यानी ये दोनों में ये बड़ा हुआ, ठीक है। अब ये दोनों को देख लेते हैं, तो 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16, तो ये दोनों में ये बड़ा हुआ, ठीक है। और इससे बड़ा हुआ, देखिए 4 चौक 16, तो यहाँ पे 16 आ रहा है, 3 तिहाई 9, तो ये छोटा हुआ इससे 3/4 छोटा हुआ। तो देखिए और इससे बड़ा हुआ ये, तो 5/2 को हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे बड़ा में, ठीक है।
अब देखिए 5/2 के बाद सबसे छोटा था 3/4, तो यहाँ पे हम 3/4 लिख देंगे, और उसके बाद 4/3 को हम बीच में लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, तिरछा गुना करके हमको पता कर लेना है जल्दी से। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। तिरछा गुना करते हैं 5 या 15, तो ऊपर वाला संख्या जो होता है उसी को हम लेते हैं, 5 या 15, तो यहाँ पे 15 आया। 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 आया, तो ये बड़ा हुआ देखिए 15 आया गुना करने पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे 9 आया है। 4 चौक 16, तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, यानी इससे ये बड़ा है और इससे ये बड़ा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पे सबसे बड़ा, उसके बाद तो बी भी हल हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो देखिए तीसरा का ए है 2/3, तो इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो अब देखिए पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। इस तरह से सीधा एक रेखा लेंगे, जितना भी बड़ा, कहीं पे हम 0 दे देते हैं। ठीक है, और बराबर दूरी पे हम मान लीजिए यहाँ पे हम 1 देते हैं। ठीक है, तो इधर भी हम दे देते हैं -1। ठीक है, -1 बराबर बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब देखिए हम 2 क्यों नहीं दिए, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ये आ रहा है। देखिए इसको भागा करते हैं तो 3 से 2 नहीं लगता है, यानी 0 कुछ आएगा, तो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, देखिए 3 से हम भागा करके देखेंगे, क्योंकि इसका हर बड़ा है, तो 3 से भागा करेंगे तो आएगा 0 कुछ, यानी 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो अब देखेंगे नीचे वाला, देखिए हर देखेंगे, हर देखिए 3 है, तो यानी 0 और 1 के बीच में हम 3 भाग करेंगे। 3 भाग करने का मतलब है कि 2 लाइन दे देंगे बीच में, तो 3 भाग हो गया। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, अब देखिए 2/3 यानी 2 है, ऊपर 2 है, ये तो 3 भाग हो गया, तो नीचे का 3 का काम खत्म हो गया। अब ऊपर देखेंगे 2 है, तो पहला जो लाइन आया था वो 1 हुआ, दूसरा लाइन हो गया 2/3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3, और इस तरह से हम तीर का निशान दे देंगे कि यहाँ पे हो रहा है 2/3। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरह से हम इसको पहला को हल कर लेंगे। अब देखिए बी में 7/4 है, तो इसको पहले हम देखिए हर छोटा है और ऊपर क्या है, बड़ा है अंश, तो इसको हम पहले भागा करके लेते हैं, पूर्णांक में लिख लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी होगा हमको संख्या रेखा पर दर्शाने में। तो देखिए 4 से एक बार में लगेगा, शेष कितना बचा 3, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 4, क्योंकि 4 नीचे है तो 4 नीचे ही रहता है, तो एक पूर्णांक 3/4 आ गया। ठीक है, देखिए 4 गुने 1 4, 4 3 7, 7/4। ठीक है, अब देखिए एक संख्या रेखा हम बनाएंगे यहाँ पे, तो एक सीधा रेखा लेंगे स्केल से, हम तो हाथ ही से कर रहे हैं, आप स्केल से लीजिएगा। ठीक है, बढ़िया से। अब देखिए बीच में होता है 0, तो हम बीच में मान लीजिए यहाँ पे हम 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0, उसके बाद देंगे 1, तो यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे 1 देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं 2, तो यहाँ पे 1 हो गया। 0 के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, 0 के बायां तरफ होता है ऋणात्मक, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए बराबर दूरी पे -1। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 2। अब देखिए एक पूर्णांक 3/4 है, तो एक पूर्णांक 3/4 यानी 1 और 2 के बीच में आया, क्योंकि 1 के बाद है 3/4 और है, तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, एक पूर्णांक है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इधर जो भी रहे तो 1 और 2 के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे कितना है, 4 है, कितना है, 4 है यहाँ पे देखिए, तो हम 1 और 2 को कितना भाग में कर लेंगे, 4 भाग में, यानी 1 2, यानी 1 लाइन बराबर बराबर दूरी पे 2 लाइन, 3 लाइन, 4 भाग में हो गया। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 भाग में कर दिए हम, क्योंकि यहाँ पे 4 भाग में करना था, तो 3 लाइन बीच में ले लेंगे तो 4 भाग में हो जाएगा। देखिए 1 2 3 भाग, 4 भाग। ठीक है, अब देखिए गिनते हैं, 4 का काम खत्म हो गया। ठीक है, 1 का काम ये खत्म हो गया। अब 3 देखिए, ये 3 का काम शुरू हुआ, तो 3 यानी इधर से गिनेंगे 1 के बाद, क्योंकि 1 के बाद है 3/4, तो 1 2 3 कहाँ पे आया, देखिए ये 3, देखिए 4 भाग, तो 4 का काम खत्म कर लिया हम। 1 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आ ही गया, तो 3 का काम करेंगे, तो 3 का काम के लिए
यहाँ से 1 के बाद गिनेंगे, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/4, 7/4। तो देखिए जिसके नीचे आ रहा है उसके ऊपर एक तीर हम दे देंगे ताकि पता चले कि हाँ इस लाइन के नीचे है। तो देखिए 7/4 कहाँ पे आया, 1 और 2 के बगल में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। आप दो कितना भी बड़ा संख्या रेखा ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं कि बस -1 ही तक लेंगे, 2 ही तक लेंगे, आप कितना भी बड़ा ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी में -3/5 है, ठीक है, -3/5। तो ये देखिए 5 हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये 5 से अगर भागा दें -3 को तो 0 दशमलव कुछ आएगा, यानी ये 0 और -1 के बीच में है, क्योंकि माइनस है देखिए, ठीक है। -0 दशमलव कुछ आएगा, यानी -1 और 0 के बीच में ये होगा। तो हम देखिए एक संख्या रेखा यहाँ पे लेंगे, एकदम सीधा रेखा, ठीक है, स्केल से लेंगे। अब देखिए कहीं भी हम 0 देते हैं, बीच में 0, चाहे कहीं भी 0 देंगे, बस बराबर बराबर दूरी पे 1 और 2 लेंगे। तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। इधर ले लेते हैं बराबर दूरी पे -1 और यहाँ पे ले लेते हैं -2, ठीक है। अब देखिए -3/5 है, तो नीचे कितना है, 5 है। तो अभी पहले हम नीचे जो संख्या हर में उसका पहले हम काम कर लेते हैं। तो देखिए 5 है और ये आ रहा है -1 और 0 के बीच में ही आएगा। अभी हम बताए थे क्योंकि भागा देंगे तो 0 दशमलव कुछ आएगा, -0 दशमलव, तो हमेशा 0 और -1 के बीच में ही आएगा। तो देखिए नीचे 5 है, तो इसको हम 5 भाग में बांटेंगे, 0 और -1 को। तो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए 1 2 3 4, पहले हम देख लेते हैं कितना बड़ा बड़ा होगा, 1 2, यानी 4 लाइन लेंगे बीच में, तो ये 5 भाग में बट जाएगा। तो 1 2 और छोटा, 1 2 3 4, हाँ, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। देखिए 5 भाग में बांटना है, तो हम 4 लाइन ले लेंगे बीच में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो देखिए 5 भाग में हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ तक, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, 5 भाग में हो गया है। अब देखिए, तो अब देखिए नीचे जो 5 है उसका काम तो खत्म हो गया। अब ऊपर जो अंश है उसको अब उसका काम चालू हुआ है, अब -3 का। तो देखिए -3 कहाँ पे आएगा, तो 0 के बाद होता है -1, फिर उसके बाद होता है -2, उसके बाद होता है -3, यानी -3 यहाँ पे आ रहा है। अगर -4 रहता तो यहाँ पे आता, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3/5, ठीक है। और ऊपर हम एक तीर का निशान दे देंगे कि इस लाइन पे है, ठीक है, तभी पता चलेगा कि हाँ इस लाइन पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर एकदम देंगे सामने, यानी -3/5 कहाँ होगा, देखिए 1 2 तीसरा लाइन पे, ठीक है, 0 से 1 2 तीसरा लाइन पे। तो ये भी हल हो चुका है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो हमेशा हर दिन अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद।